बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर और उसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बहुत ही अहम वीडियो है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, हस्बे साबिक रिवीजन के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि टर्नरी ऑपरेटर कौन से दो सिंबल्स अपने साथ इस्तेमाल करता है, यानी वो कौन से दो सिंबल्स हैं जो टर्नरी ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब आप जवाब दें तो साथ अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप किस शहर से या किस जगह से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगाज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अहम स्टेटमेंट है, तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज़ होती है और इसके ज़रिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट है क्या। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, ये फ़ैसला करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी हमने कोई फ़ैसला करना हो तो इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड विद एल्स स्टेटमेंट। तो ये अकेली भी इस्तेमाल हो सकती है और एल्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एल्स खुद इस्तेमाल नहीं हो सकती इफ़ के बगैर। सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ के साथ इसका इस्तेमाल कैसे होता है, यानी इफ़ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स यानी तरीकाकार देख लें। इफ़ के आगे लगाते हैं हम कंडीशन। पिछली वीडियो में भी मैंने देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ हमने कोई कंडीशन लगाई थी जिसे हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर हमेशा बूलियन फॉर्म में आता है। जब भी कंडीशन का लफ्ज़ आएगा तो उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, यानी या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो हमने लिखी हुई है स्टेटमेंट 1, इस पर अमल दरामद होगा, और अगर फॉल्स होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यानी इफ़ के साथ जो कंडीशन है, अगर उसका आंसर ट्रू में आता है तो फिर इस स्टेटमेंट पे अमल होगा। अगर उसका आंसर ट्रू में नहीं आता तो फिर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। अब इसको हम कोडिंग के ज़रिए चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको कहते हैं हम मार्क्स, और इसके अंदर हम डाल देते हैं जी 45। ये मार्क्स इस्तेमाल किया, उसमें 45 डाल दिया। अब हम यहाँ पर अगर ये लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मार्क्स ग्रेटर दैन 33 ये मैं लिख देता यहाँ पर। यानी ये मैंने एक कंडीशन लगाई। इफ़ का इस्तेमाल अभी मैंने नहीं किया। ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो ये देखें, चूँकि मार्क्स में हमने 45 स्टोर किया था, जो 33 से ज़्यादा था, 33 से ज़्यादा था, इसलिए उसने ट्रू डिस्प्ले किया है। अब अगर मार्क्स में हम स्टोर कर देते 25, अब क्या डिस्प्ले करेगा? अब वो फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। यानी ज़ाहिर ये हुआ कि कंडीशन हमेशा या तो ट्रू रिप्रेजेंट करती है या फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर हम 33 से ज़्यादा नंबर आएँ तो बच्चे को लिखना है कि ये पास है, अगर 33 से कम है तो लिखना है फेल है। लेकिन अभी हमने इफ़ के साथ एक ही स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। तो अगर यहाँ ये जो कंसोल लॉग है इसकी जगह सिर्फ हम ये लिख देते इफ़, और यहाँ से ये सेमीकोलन हटा देंगे क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट इज़ पास। मैंने ये लिख दिया, आगे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर देखें जी, इस वक्त है मार्क्स में स्टोर 25। अब 25 जो है वो 33 से ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा कंडीशन आएगी फॉल्स। जब फॉल्स आएगी तो ये कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन नहीं चलेगी, स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें, स्क्रीन बिल्कुल खाली है क्योंकि उसने उस स्टेटमेंट पे अमल नहीं किया। लेकिन अगर मार्क्स हो जाते यहाँ पर लेट्स सपोज 65,
क्या अब ये लाइन चलती? क्योंकि 65 बड़ा है 33 से, लिहाजा रिजल्ट आएगा ट्रू। जब ट्रू रिजल्ट आएगा तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। रिजल्ट देख लेते हैं। अब देखें जी, वो उसने रिजल्ट इसको दिखा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ट्रू ना होने की सूरत में भी तो कुछ होना चाहिए ना, अगर फॉल्स है तो भी कुछ हो, तो फिर आपको इस स्टेटमेंट को एल्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एल्स का मतलब होता है वरना, यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम, वरना ये काम। अब वो कैसे इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल ऐसे जैसे इफ़ के साथ कंडीशन है, इसके साथ आगे जो है वो एल्स लगा के फिर स्टेटमेंट टू। अब इसका क्या होगा? या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो वैसे मैंने ऊपर बताया जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट चलेगी यानी 1, लेकिन अब इस सूरत में अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगी फॉल्स की सूरत में। इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूँ लिख दें एल्स, और यहाँ लिख देते हैं console.log, और यहाँ कोटेशन साइन के अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट इज़ फेल। अच्छा, यहाँ पर तरीकाकार ये होता है कि जो चीज़ हम शुरू करते हैं ना, दो स्टेटमेंट का मजमूआ है जैसे, तो इफ़ और एल्स जो एक जगह पर आनी चाहिए, इसको थोड़ा सा फासले पे लिखकर हम छोड़ते हैं ताकि देखने वाले को पता लग जाए इसके अंदर काम करता है। या तो आप खुद फासला दे दें, या एक काम ये हो सकता है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दें और सारी चीज़ें उसने खुद ब खुद आपको एडजस्ट कर देनी है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ना करें तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो देखने वाला ये समझता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड और समझदार प्रोग्रामर हैं। अब इसको समझ लें, इस वक्त मार्क्स में स्टोर है 65, तो क्या 65 33 से बड़ा है? यस। तो फिर कौन सी लाइन प्रिंट होगी? स्टूडेंट इज़ पास, और स्टूडेंट इज़ फेल एग्जीक्यूट नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट इज़ पास जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन अगर मार्क्स किसी वजह से यहाँ पर हम कर देते 65 के बजाय 27 जो भी हों, और कंट्रोल एस करते हैं, क्या 27 इस इफ़ के साथ जो कंडीशन है ये वाली, इसको आप ज़रा देखें, क्या 27 जो है वो बड़ा है 33 से? रिप्लाई आएगा नो, और जब नो आएगा तो पहले वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। देख लेते हैं जी। अब ये देखें जी, अब वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है स्टूडेंट इज़ फेल। इसका मतलब है कि डिसीजन हो रहा है। तो याद रखें इफ़ स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इसके साथ हमेशा एक स्टेटमेंट ही चलेगी। इफ़ के बाद सिर्फ हम एक स्टेटमेंट ही लिख सकते हैं, और एल्स के बाद भी हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर हम कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इसका हिस्सा नहीं होगी। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख ही लेते हैं, अगर किसी वजह से हम लिख दें console.log एग्रो स्कूल सिस्टम, ये मैंने वैसे कुछ लिख दिया। अब आप देखेंगे कि अगर स्टूडेंट पास होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी ना, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि उसके साथ चलेगी एक चीज़ तो वो फिर ये स्टेटमेंट भी चलेगी। पहले हम इसको फेल के साथ देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। ये देखें फेल के साथ चल रही है, और ये भी चल रही है क्योंकि उसके अगला हिस्सा है। लेकिन अगर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर होते 47 जो कि 33 से बड़े हैं, अब असूलन तो ये चलना चाहिए ना, ये एल्स के साथ जो दो पार्ट्स हैं वो तो नहीं चलने चाहिए, लेकिन वो एक स्टेटमेंट छोड़ देगा, ये वाला नीचे वाला दोबारा लिखवाएगा। ये देखें ऐसी सूरत में भी दोनों ही स्टेटमेंट चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एफ और एल्स के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही रन करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रन करनी हैं, यानी इसके साथ अगर करना चाहते हैं, तो आप यूँ कर लें, इफ़ के साथ यहाँ ब्रैकेट्स लगा लें, यानी इसको ब्लॉक बना लें, और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करें, और जितनी भी स्टेटमेंट लिखनी है लिखें, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। यानी ये आपने ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर जितनी भी आप चाहें लिख सकते हैं। अगर एल्स के साथ एक से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट को स्टार्ट कर लें, और जहाँ जितनी लिखना चाहते हैं वहाँ ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। तो ये तरीकाकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी कुछ नहीं होगा। अब ये है कि फेल होगा तो ये सेकंड लाइन रन होगी, अगर पास होगा तो सिर्फ एक लाइन ही रन होगी। पहले आपने देखा था दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही थी, अब एक लाइन प्रिंट होगी। ये देखें एक लाइन प्रिंट हो रही है, स्टूडेंट इज़ पास। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी लाइन है वो एल्स का पार्ट है। अगर किसी वजह से हमने यहाँ पर नंबर दे दिए 17 जो कि 33 से कम है, अब आपके सामने स्टूडेंट इज़ फेल भी शो होगा और स्कूल का नाम भी शो होगा। ये देखें स्टूडेंट इज़ फेल और स्कूल का नाम, क्योंकि ये दोनों को हमने एक ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर आप बगैर ब्रैकेट्स के इस्तेमाल करेंगे
तो एक लाइन चलेगी। अगर आप ब्रैकेट्स लगा के एक ग्रुप बना लेंगे तो फिर सारा का सारा ग्रुप उसके साथ चल सकता है, चाहे जितनी मर्जी आप लाइनें लिख लें। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनको हम ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट्स में लिखने का तरीकाकार ये होगा, ये देख लें आपके सामने करली ब्रैकेट्स हैं, उसके पास स्टेटमेंट जितनी मर्जी आप लिख लें, एल्स के साथ भी जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख लें, और तरीकाकार वही है। अगर कंडीशन होगी ट्रू तो ये वाले स्टेटमेंट चलनी है, और फॉल्स वाली यानी एल्स वाली नहीं चलनी। अगर कंडीशन का सारा इन्हिसार कंडीशन पे है जो इफ़ के साथ हमने मेंशन की है। अगर ट्रू है तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, चाहे उसमें 2 स्टेटमेंट हैं, 1 स्टेटमेंट है या 1000 स्टेटमेंट हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी, उस पर अमल होगा। एल्स के साथ जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन पर अमल नहीं होगा। अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है, फॉल्स। अब अगर फॉल्स हुआ तो फिर उस सूरत में फॉल्स के साथ यानी एल्स के साथ जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी, और जो ट्रू वाला पार्ट है वो रन नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल बता भी दी है। अब आप इसको समझ लें। एक चीज़ और नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है आपके लिए एक असाइनमेंट। इसको अपने गौर से करना है, समझ लें पहले, फिर इस वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो मैं आपको करके ज़ाहिर दूंगा। प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसको करके देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको आ जाएगा। और कोई रट्टा वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है कोड को। ये खुद ब खुद जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अब खुद ब खुद कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे। अब क्या क्वेश्चन है जी, राइट्स जावास्क्रिप्ट विच डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम आए, एंड हिज सैलरी और सैलरी आए। देन कैलकुलेट टैक्स, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। किस रूल के तहत? रूल नंबर 1 ये है, इफ़ सैलरी इज़ लेसर दैन या लेस दैन 25,000, अगर 25,000 से सैलरी कम हो तो टैक्स कितना कैलकुलेट करना है? 5%। यानी टैक्स तो कैलकुलेट होगा लेकिन 5%। किस पर 5%? उसकी सैलरी पे। और अगर 25,000 से ज़्यादा हो, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 25,000, यानी 25,000 से ज़्यादा हो या बराबर हो, देन कैलकुलेट 10% टैक्स, तो फिर 10%। 25,000 से कम तो 5%, 25,000 या 25,000 से ज़्यादा हो तो 10%। अब देखते हैं जी क्या करना है। देन डिडक्ट यानी उसको माइनस करना है टैक्स को फ्रॉम सैलरी एंड डिस्प्ले नेट सैलरी, और नेट सैलरी को अपने डिस्प्ले करवाना है। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए जल्दी से हम कोड एडिटर में चलते हैं और उसको करके देखते हैं। तो ये पुराना सारा कुछ मैं यहाँ से करता हूँ जी, अरेज। अब हमें क्या क्या चाहिए, लेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, नाम कुछ भी रख लें, अब मैं अपना नाम ही रख लेता हूँ, और आगे सेमीकोलन। उसके बाद उसकी सैलरी के लिए चाहिए लेट सैलरी, यहाँ पर सैलरी हम कुछ लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इस वक्त हम 35,000 लिख देते हैं, चेंज कर लेंगे बाद में इसको। उसके बाद लेट टैक्स, और इसके अंदर अभी फ़िलहाल आप चाहें तो 0 भी डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद एक लेट नेट सैलरी, ये हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर अभी हम फ़िलहाल 0 ही डाल देते हैं। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जो भी इसकी सैलरी हो उसको पहले फैसला करें ये 25,000 से ज़्यादा है या 25,000 से कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 25,000, ये लिखते हैं। तो क्या करें, आप चाहें तो ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आदत बना लेता हूँ ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने की ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। चाहे तो एक लाइन भी इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा लगा लें, लेकिन ब्रैकेट्स लगा लिया करें, ज़रा बंदे को थोड़ा आइडिया रहता है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है टैक्स, और कितना करना है 5%। अब इसको भी समझ लें 5% टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स इज़ इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा जितने परसेंट आपने कैलकुलेट करना हो उसको तकसीम करते हैं 100 पे पहले, तो हम लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100, और मल्टीप्लाई करते हैं उस अमाउंट के साथ जिसकी परसेंटेज निकालनी हो। तो किसकी परसेंटेज निकालनी है हमने, सैलरी की, तो मल्टीप्लाई के लिए निशान आता है स्टेरिक, और सैलरी कहाँ स्टोर है, SALARY वाले वेरिएबल के अंदर, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, आप इसको यूँ भी आसान करके लिख सकते थे, मैं ये रिमार्क्स लिख रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आप ये लिख सकते थे टैक्स इज इक्वल टू और 0.05 लिखकर इस तरह से, और मल्टीप्लाई कर सकते थे सैलरी के साथ, तो जो आपको आसान लगे, क्योंकि 5 को जब तकसीम करेंगे 100 से तो वो 0.05 आएगा। चाहे आप वैसे लिख लें या वैसे लिख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल टैक्स कैलकुलेट हो गया। अगर सैलरी बड़ी होगी या बराबर होगी 25,000 से, और अगर बराबर या बड़ी नहीं होगी तो जाहिर है फिर छोटी होगी, तो नीचे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पर भी हम ब्रैकेट्स दे देंगे और इसके अंदर कैलकुलेट कर देंगे टैक्स।
अच्छा, बड़ी पर हमने 10% करना था जी, सॉरी 10% करना था। बड़ी पर 10% करेंगे तो इसको फिर 0.1 लिखेंगे, या 10 भी लिख सकते हैं, इस तरह से करना था। 5% हम आगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बड़ी होगी तो 10% है और छोटी होगी तो 5% है। तो टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, और ये सेमीकोलन लगाना मत भूलें। हाँ, इसको भी मैं रिमार्क्स में लिख देता हूँ, जैसे मैं पहले लिखा था। इसको यूँ लिख सकते थे, इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, और ये इस तरह भी हम कर सकते थे। अब टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का नेम भी, उसकी सैलरी भी। पहले हम नेम डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं console.log, और कोटेशन साइन में लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, और कॉमा डाल के लिख देंगे जी EMP नेम। ये आपके सामने वेरिएबल का नाम आ भी जाता है, ये, और सेमीकोलन। ये एक चीज़ हो गई। फिर हमने उसकी करवानी है डिस्प्ले सैलरी, console.log एम्प्लॉय सैलरी, और उसके बाद कॉमा दे के हम लिखते हैं जी सैलरी, और सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे जी हम उसकी टैक्स, console.log टैक्स ऑन सैलरी, और आगे लिख देंगे टैक्स। और अब कैलकुलेट हमने करना है नेट सैलरी को। अब नेट सैलरी को कैलकुलेट यहाँ किस तरह कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस टैक्स। ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये अभी नेट सैलरी प्रिंट नहीं होगी जब तक इसको प्रिंट कराएंगे नहीं हम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, console.log नेट सैलरी, और कॉमा दे के हम लिख देंगे नेट सैलरी। और यहाँ पर कोशिश करनी है कि जब आप लिखें अपने वेरिएबल का नाम, तो नाम ऐसा लिखें जो वेरिएबल से मुताबिकत रखता हो। और एक और चीज़ जो आप आदत बना लें, मैं काफ़ी अक्सर जगह भूल जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ याद रखें, कैमल केस को यूज़ करें। कैमल केस क्या होता है, जैसे EMP नेम है तो N इसका कैपिटल कर दें, लेकिन उसके बाद हर जगह आपने इसको कैपिटल में ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया तो इसको भी मैं कैपिटल करता हूँ। नेट सैलरी है तो सैलरी का S जो है आप बड़ा कर सकते हैं ऐसे। तो फिर ऐसी सूरत में आपने जहाँ जहाँ नेट सैलरी का यूज़ किया है वेरिएबल, वहाँ भी उसको कैपिटल ही करना है। अगर आप कैपिटल नहीं करेंगे तो आपका आंसर दुरुस्त नहीं आएगा। तो ये कैमल के स्टाइल है, इसको अडॉप्ट किया करें। ये प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से है, ना करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको आप अच्छी तरह देख लें। मैंने डिसीजन मेकिंग की है कि अगर उसकी सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा हो तो 10% टैक्स कटेगा। इस वक्त क्या है, इसकी सैलरी जो है वो 35,000 है, तो 35,000 का टैक्स जो है 10% के हिसाब से कट के माइनस सैलरी हो जाएगी, और टैक्स माइनस हो जाएगा सैलरी में से, और नेट सैलरी आ जाएगी। तो रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ देखें, एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 आ रही है, और टैक्स उस पर 10% है। 10% इसका बनता है 3500, 3500। और जब 3500 को 35,000 से माइनस करेंगे तो नेट सैलरी जो बचेगी वो 31,500 बनेगी, और उसका आंसर आ रहा है। अब अगर सैलरी 25,000 से कम होगी तो क्या होगा। अब फ़र्ज़ करते हैं सैलरी उसकी होती है 15,000, ठीक है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो यहाँ पर ये देखें, सैलरी उसकी अब इस वक्त कटी है 750। अच्छा, अब इसका हम ये करते हैं, इसके साथ परसेंटेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। परसेंटेज अगर आप करना चाहते हैं कि इसके अंदर परसेंटेज भी आ जाए तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, अगर हमने यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं लेट PER, ठीक है, और बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर जहाँ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते थे PER इज इक्वल टू 10%, ठीक है, और सेमीकोलन, यानी उसमें 10% हमने स्टोर करवा लिया। और जब 5% था तो यहाँ PER इज इक्वल टू कोटेशन साइन में 5% हमने डाल दिया, और आखिर पर सेमीकोलन। अब ये या तो इसमें 10% आएगा या 5% आएगा। अगर यहाँ पर टैक्स ऑन सैलरी, और यहाँ पर अगर आप उसको साथ डिस्प्ले करवाना चाहें कॉमा दे के, तो आप करवा सकते हैं PER, और फिर कॉमा दे के आगे टैक्स, और या उसमें भी चाहें तो आप पहले कॉलन दे दें और फिर टैक्स कर दें इस तरह से। यहाँ पर आप देखिएगा, कंट्रोल S करके देखते हैं ज़रा रिज़ल्ट। अब ये देखें, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और टैक्स ऑन सैलरी 5%, और 750 रुपये बना है, और ये उसकी अमाउंट बनी है 14,250 बकाया। अगर सैलरी ज़्यादा होती, ये देखें, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ सैलरी डाल देते हैं, कोई भी अमाउंट डाल दें, बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन करके देगा आपको। 35,000
800 रुपये हमने कर दिया और कुछ भी नहीं किया। देखते हैं हम क्या होता है। तो देखें जी अब क्या है, अब उसने यहाँ लिख भी दिया है टैक्स ऑन सैलरी 10%। अब ये 10% खुद ब खुद लिखा आ रहा है और ये उसके अमाउंट है, यानी 3580 माइनस करके 32,220 रुपये बन गया। और ये PER किसकी वजह से आ रहा है, इस वजह से। अब ब्रैकेट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपको लगे कि आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो फिर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। नहीं ज़रूरत तो ठीक है, ज़रूरत होगी तो ब्रैकेट्स आपको इस चीज़ का फ़ायदा देंगी कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि एक चीज़ को एक ही तरीके से किया जा सकता है, कई तरीक़ों से किया जा सकता है। ये भी हो सकता था, ये जो कैलकुलेशन थी यहाँ से मैं काट देता हूँ, मैं इसको काट के मैं इसके साथ पेस्ट कर देता हूँ। आप कैलकुलेशन भी यहाँ कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते, फिर आपको 2 दफ़ा लिखनी पड़नी थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन या तो ये होगी या ये होगी। ऐसी सूरत में भी जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा। चेक कर लेते हैं, ये देखें आंसर जो है 10% के हिसाब से दुरुस्त आ रहा है। और अगर 5% करते यानी सैलरी यहाँ हम कम कर देते, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम सैलरी कर देते जी 18,000, ये 18,000 हमने सैलरी कर दी। अब कैसे रिज़ल्ट आएगा, अब ज़ाहिर है 5% के हिसाब से आएगा। रिज़ल्ट देख लेते हैं। आप देखें 5% के हिसाब से आप चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक भी करें। तो उसने 900 टैक्स कैलकुलेट किया और 17,100 रुपये जो है वो उसकी नेट सैलरी डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कुछ और चीज़ आप सीखना चाहते हैं इस हवाले से, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह ताला उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।